बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद आलिया खान। आइए बागबानी सीखिए। आज पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बागबानी के बारे में बताया, बाग क्या होते हैं, आप किस किस तरह के बागीचे बना सकते हैं और पौधे कहाँ लगाएं, किस तरह के गमले में कैसे पौधे लगाए जा सकते हैं, और भी बहुत सी बागबानी के मुतालिक मालूमात दी। आज आपको पौधों की ग़िज़ा के बारे में बताते हैं, क्योंकि पौधे जानदार हैं, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा चाहिए होती है। अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। पौधों की ग़िज़ा खाद या कंपोस्ट है। कंपोस्ट क्या होती है, कौन कौन से तरीक़ों से पौधों को कंपोस्ट दे सकते हैं, और क्या पौधों को भी इंसानों की तरह से विटामिन की ज़रूरत होती है, कौन से विटामिन पौधों के लिए ज़रूरी हैं और वो क्या काम करते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि पौधों को खाद कब कब दें, कौन से महीनों में और दिन के किस टाइम खाद देना पौधों के ऊपर अच्छा असर डालता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, उनकी तफसील, और घर में कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। कंपोस्ट से मुतालिक जो भी सवालात होंगे वो तमाम जवाबात आज की वीडियो से आपको मालूम हो जाएंगे। सबसे पहले कंपोस्ट या खाद के बारे में आपको बताते हैं। ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम पौधे लगाते हैं तो इन न्यूट्रिएंट्स की मिक़दार कम होने लगती है, क्योंकि पौधे उन्हें जज़्ब करके अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। इसलिए ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद ही दरअसल कंपोस्ट कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट कुदरती नामियाती खाद है, जो कुदरती चीज़ों को बालू मिट्टी में मिक्स करके बनाई जाती है। अब ये बालू मिट्टी क्या है? गार्डन या नर्सरी की मिट्टी, जिसको आम ज़बान में बालू मिट्टी या भल मिट्टी कहा जाता है, दरियाओं के साथ पहाड़ों से बहकर आती है। ये पौधे लगाने के लिए इंतहाई ज़रख़ेज़ और नरम मिट्टी होती है। फर्टिलाइज़र का नाम सुना है आपने, वो क्या होते हैं? मुख्तसर से जान लें। फर्टिलाइज़र पौधों के विटामिन हैं, उनकी कमी या ज़्यादती से पौधों की नशोनुमा मुतासिर होती है। पौधों को किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ये कैसे मालूम होगा? पौधों को देखने से ही, तजर्बात से भी मालूम हो जाता है कि इनके पत्ते, शाखें, फल, फूल, रंग और नशोनुमा करने की रफ्तार से भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर ज़मीन या मिट्टी का टेस्ट कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि किसी फर्टिलाइज़र की ज़्यादती हो और वो दूसरे फर्टिलाइज़र को ज़ाया करने का सबब हो। मसलन अगर फास्फोरस की ज़्यादती है तो वो आयरन और जिंक को पौधों के करीब नहीं आने देगा। इसी तरह नाइट्रोजन की ज़्यादती से मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह पोटेशियम की ज़्यादती भी नुकसानदेह है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया। अब सवाल ये होता है कि पौधों को खाद कौन सी दें। मैं हमेशा से पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर तो पौधे हरे भरे और फल फूलदार नज़र आएंगे, लेकिन वो बहुत जल्द कमज़ोर भी हो जाते हैं और बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। उनके इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच लेवल भी ख़राब हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की हुई सब्जियां या फल इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। हम यहाँ घर में पौधे इसीलिए उगा रहे हैं ताकि वो ख़तरनाक जहरीली अद्वियात से दूर रहें। ऑर्गेनिक या कुदरती खाद में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पौधों में आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं, जब तक कि पौधों को उनकी ज़रूरत रहती है, और यही एक बेहतरीन तरीक़ा है। लेकिन इसको भी महीने में 1 बार या 2 बार ही इस्तेमाल करें। लेकिन जो सब्जियां और फूल एक ही सीज़न के हों, उन्हें हफ्ते में 1 बार भी दे सकते हैं। कुदरती फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल या मिक़दार पौधों में ज़्यादा भी हो जाए तो नुकसानदेह नहीं है। नर्सरी की तैयार खाद इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। नर्सरी वाले इसे ओजड़ी की खाद कहते हैं। गोबर खाद, पत्तों की खाद, ओजड़ी की खाद मिक्स करके तैयार होती है। आप जब भी खाद लेने जाएं तो अच्छी तरह चेक करके लें। खाद मुकम्मल तैयार हो, डीकम्पोस्ट हो। तैयार खाद की निशानी ये है कि भुरभुरी और गहरे रंग की होगी, गोबर की बू नहीं होगी। अगर खाद पूरी तरह तैयार नहीं है तो इसमें बू भी होगी और ये गीली भी होगी और इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। अगर ऐसी खाद पौधों पर इस्तेमाल की जाएगी तो पौधे ख़राब हो सकते हैं, इनमें दीमक हो सकती है। इसलिए खाद हमेशा पूरी तरह तैयार लें।
आप सिर्फ इस खाद को भी पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ और ऑर्गेनिक चीज़ें शामिल कर ली जाएं तो इसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मैं एप्सम सॉल्ट, नीम खली, सरसों खली और गंधक को ज़रूर खाद में मिक्स करती हूँ और इनकी तफसील मैं आइंदा किसी वीडियो में बताऊँगी। पौधों को किन महीनों में खाद दें और उन्हीं महीनों में खाद देने की क्या वजह है। साल में 2 बार अक्टूबर और फरवरी में खाद देना बेहतरीन टाइम है। अक्टूबर में इसलिए खाद देते हैं क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिशें हो चुकी होती हैं। पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन बारिश के पानी के साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। अगर अभी खाद नहीं देंगे तो पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ग्रोथ कम हो जाएगी। फरवरी में बहुत से पौधों का डोरमेंसी का टाइम ख़त्म होता है, पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो रही होती है। इस वक्त न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, इसीलिए फरवरी में खाद देते हैं। और खाद देने का एक सही वक्त भी होता है। पौधों को खाद हमेशा शाम के टाइम दें। शाम को खाद देने से, क्योंकि सुबह पौधों को पानी मिल चुका होता है, मिट्टी बिल्कुल खुश्क नहीं होती। बिल्कुल खुश्क मिट्टी में अगर खाद देंगे तो फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र की। वो क्या होते हैं? लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में आपने सुना होगा, इसे कंपोस्ट टी भी कहते हैं। इसको पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधों की नशोनुमा पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस लिक्विड को किसी भी मौसम में पौधों में दे सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र की कमी को तेज़ी से दूर करता है और पौधों को आम बीमारियों से बचाता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का सही तरीका क्या है? लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के लिए ज़रूरी है कि जितना बड़ा पौधा है, अगर गमले में है तो उसकी जड़ें कहाँ तक होंगी, इसका अंदाज़ा होना ज़रूरी है। इसके मुताबिक पानी शामिल करें ताकि जड़ों तक फर्टिलाइज़र आसानी से पहुँच जाए, वरना फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पौधों को खाद क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ना, ताकि पौधों को इसके ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अब ये न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा क्या होते हैं और पौधों में इनकी ज़रूरत क्यों होती है, बहुत आसान तरीक़े से मुख्तसर से आपको बताऊंगी। देखिए, पौधे मिट्टी में लगाए जाते हैं, मिट्टी में पौधों की जड़ें रहती हैं। एक तरह से मिट्टी पौधे का घर होती है। जो मिट्टी पहली बार पौधे के लिए इस्तेमाल की जाए, उस मिट्टी में भी कुदरती तौर पर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। यही वजह है कि किसी नई जगह पर जब पहली बार पौधा लगाया जाए तो वो खूब फलता फूलता है, जिससे यही समझा जाता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ये ज़रख़ेज़ी ख़त्म होने लगती है। इसका असर पौधों पर भी होता है। अब पौधों में वो रौनक और ताज़गी नहीं होती, इनकी नशोनुमा भी कम हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मौजूद थे वो पौधों ने इस्तेमाल कर लिए। पौधे भी तो जानदार हैं, उन्हें भी तो ज़िंदा रहने के लिए धूप, पानी, हवा और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अब पौधे को इनकी ग़िज़ा जो कि खाद की सूरत में होती है वो दी जाएगी। पौधों के लिए खाद 2 तरह की होती है, केमिकल और ऑर्गेनिक। केमिकल तो सब जानते हैं, उनका इस्तेमाल ना सिर्फ पौधों के लिए बल्कि माहौल के लिए भी अच्छा नहीं समझा जाता। ऑर्गेनिक कुदरती खाद होती है जो कि कुदरती चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे सब्जियों, फलों के छिलके, दरख्तों के पत्ते या गोबर खाद। इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स पौधों की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से हम इंसानों को सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन वगैरह की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की पौधों को भी ज़रूरत होती है। मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है और वो पौधों में क्या काम करते हैं। पौधों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। NPK का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। और ये तीनों पौधों के बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी या मामूली सी कमी भी हो तो पौधों की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डालता है। पौधों के पत्ते, फल, फूल, यहाँ तक कि पूरा पौधा ही मुतासिर होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि पौधा ही ख़त्म हो जाता है। दूसरे ग्रुप में कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं। इनकी मकदार NPK से कम ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इनकी कमी से फल नहीं बनता या फूल फल वक्त से पहले गिर जाते हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं,
फल पौधे पर ही खराब हो जाते हैं। फूलों के पौधों में फूल नहीं बनते, कलियां ही सूखकर गिर जाती हैं। फूलों पत्तों के रंग भी फीके फीके होते हैं। अब आते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ। तीसरा ग्रुप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। इनकी बहुत कम मिकदार की पौधों को ज़रूरत होती है। इनका काम तमाम न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस में रखना होता है। अगर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस में नहीं होंगे तो पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। अगर केमिकल खादों का इस्तेमाल किया जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है खाद इस्तेमाल करने के फौरी बाद पौधे खूब अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं, लेकिन फिर एकदम से ख़राब हो जाते हैं। अब देखते हैं खाद देने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले गमले की गोडी की, फिर तमाम मिट्टी को गमले से निकाला, यहाँ तक कि पौधों की रूट बाउल नज़र आने लगे। इस तरह से मिट्टी निकालने से रूट्स की भी प्रोनिंग हो जाती है। और ये काम शाम में करना है जब धूप ख़त्म हो जाए। और अगर मिट्टी सूखी है तो पहले गमले में पानी डाल दें ताकि मिट्टी नरम हो जाए। आपका गमला जितना बड़ा भी होगा, मिट्टी नरम होगी तो आसानी से ये काम हो जाएगा। जब मिट्टी निकाल लें तो जो ये खाद तैयार की थी उसे किनारों पर डाल दें। जो मिट्टी गमले से निकाली थी वही मिट्टी डाल दें, पानी दे दें, पौधे को खाद मिल गई। ये एनुअल खाद देने का तरीका है। हर 15 दिन बाद या हफ्ते में एक बार तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तमाम पौधों को देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी बनाने का तरीका बहुत सादा है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है और इसके बनाने का तरीका भी बहुत सादा है। एक तरीका तो ये है कि एक हिस्सा पत्तों की खाद और गोबर की खाद मिक्स करें, इसमें 5 हिस्से पानी मिलाएं, मिक्स करें, 5 दिन के लिए ढककर किसी खुली जगह पर रख दें। घर के अंदरूनी हिस्से में ना रखें, इसमें स्मेल पैदा होगी। 5 दिन बाद इस लिक्विड से अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक हिस्सा लेकर 10 हिस्से आम पानी का मिक्स करके पौधों की जड़ों में और पूरे पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे करने की सूरत में छान लें, बाकी लिक्विड को ढककर रखते हैं। हफ्ते में एक बार इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक कुदरती खाद है, जो कि घास खाने वाले जानवरों के गोबर से तैयार की जाती है। इसके अलावा दूसरी खाद सब्जियों, फलों और पत्तों से तैयार की हुई खाद है। इस खाद में पौधों की ज़रूरत के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। इस खाद को किचन के रोज़मर्रा के कचरे से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरह बनी हुई खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। किचन के कचरे से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। कंपोस्ट पौधों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन ये माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। अगर किचन के इस कचरे को कचरा समझकर फेंक दिया जाए तो कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब ये कचरा ख़राब होने लगेगा तो बू फैलेगी और इसमें से मीथेन गैस खारिज होगी। ये गैस माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक है और एक ताकतवर ग्रीन गैस है। मौसमियाती तब्दीलियों पर असरअंदाज होती है। अगर इस कचरे की कंपोस्ट बनाई जाए तो ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में भी कमी आएगी। माहौल के साथ साथ बागीचा और पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये पौधों और मिट्टी के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसके इस्तेमाल करने से कीमियाई खादों के इस्तेमाल में कमी आती है। मिट्टी में नमी बरकरार रखती है, जिसकी वजह से पानी का इस्तेमाल भी कम होता है। कंपोस्ट के इस्तेमाल करने से पौधे बीमारियों का शिकार बहुत कम होते हैं। अब देखते हैं ये खाद बनाई कैसे जाएगी। किचन के कचरे से खाद बनाना बहुत आसान है। मैं बहुत से तरीक़ों से खाद बनाना बता चुकी हूँ। किसी भी मिट्टी के बड़े गमले को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बागबानी में नए हैं तो मिट्टी का गमला इस्तेमाल करने का ही मशवरा दूंगी। अब इस पॉट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर रोज़ाना के छिलके पत्ते डाल दें। रोज़ाना जो कचरा निकलता है ये ग्रीन हिस्सा है, ब्राउन या खुश्क चीज़ें भी शामिल करना होती हैं, जैसे सूखे पत्ते, घास, कागज़, गत्ते के टुकड़े वगैरह छोटे टुकड़ों में शामिल कर दें। सही मिकदार होगी, 1 हिस्सा ग्रीन और 3 हिस्से ब्राउन कचरे का हो और मिट्टी से ढाँप दें। थोड़ा पानी डालें, इसे बंद कर दें। घर में ऐसी जगह रखें जहाँ हवा का गुजर हो। इसमें चिकनाई, गोश्त और पके हुए खाने ना हों, वरना कीड़े और बू पैदा होगी। कंपोस्ट में शामिल ग्रीन हिस्सा नाइट्रोजन है और ब्राउन हिस्सा कार्बन है। इस तमाम कचरे को रोज़ाना ऊपर नीचे करना ज़रूरी है ताकि हवा शामिल होती रहे। ज़रूरत हो तो पानी थोड़ा सा शामिल कर दें, बिल्कुल ड्राई ना हो। गीला कचरा ही कंपोस्ट बनेगा। अगर सही पॉट लिया है और सही तरीके से कंपोस्ट बनाई गई है तो 3 माह में कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तैयार होकर ये ब्राउन या ब्लैक कलर की होगी। इसमें मिट्टी की खुशबू होगी।
एक मसला जो इस तरह कंपोस्ट बनाने में पेश आ सकता है, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि कंपोस्ट में कीड़े हो गए। कीड़े होने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि शायद नमी बहुत ज़्यादा है या तमाम अज्जा को ऊपर नीचे नहीं किया गया जिसकी वजह से हवा शामिल नहीं होती, या हो सकता है चिकनाई या गोश्त के अज्जा शामिल हों। अगर कीड़े हो जाएं तो परेशान ना हों, थोड़ी मिट्टी मिक्स कर दें, हवा लगने दें, ये कीड़े कंपोस्ट बनाने में मदद करेंगे। कंपोस्ट के दौरान बाज़ औक़ात स्मेल आने लगती है, तो ये क्यों आती है और अगर स्मेल आने लगे तो क्या किया जाए? कंपोस्ट बनाने के दौरान स्मेल आ सकती है क्योंकि खाद के ढेर में मौजूद जो हमने चीज़ें डाली थी वो टूटकर गैसेस खारिज कर रहे हैं जो स्मेल पैदा कर सकते हैं। ये कंपोस्ट बनाने के अमल का एक कुदरती हिस्सा। अगर स्मेल ख़ास तौर पर बहुत शदीद या नागवार है तो इस बात की निशानदेही कर सकता है कि इसमें कोई चीज़ के बैलेंस नहीं है। हो सकता है ब्राउन हिस्सा कम हो जिसकी वजह से पानी ज़्यादा है, मिट्टी मिक्स कर दें या मज़ीद कागज़ वगैरह शामिल कर दें, हवा लगने दें और इस ढेर को ऊपर नीचे करते रहें। ये खाद 3 माह में तैयार हो जाती है जब कचरे की स्मेल ना हो, मिट्टी की स्मेल हो, भुरभुरी मिट्टी की तरह हो, गहरे रंग की होगी, समझे खाद तैयार है। अपने पौधों को खाद दे सकते हैं। किचन के इस कचरे से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी वीडियोस हैं, फर्टिलाइज़र बनाने की भी हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा ये मुख्तसर सा बता देती हूँ। ये देखिए जिस तरह से एक टब के अंदर मैंने तमाम ये छिलके किचन के जो कचरा है वो मैंने जमा किया है और उसके अंदर पानी से भर दिया और इसे एक खुली जगह पर रख दें और यही पानी निकाल कर इसमें सादा पानी मिक्स करके अपने पौधों को दे सकते हैं। या आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ मालूमात हो गई होंगी। मैंने कंपोस्ट के बारे में तमाम मालूमात आपको देने की कोशिश की है। अगर अभी भी कुछ रह गया है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।